दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सामने आने वाले कुछ ही महीनों में लोको पायलट और टेक्नीशियन की बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है और इस 2023 के जो नोटिफिकेशन होंगे एलपी और टेक्नीशियन के, उसके पूरी गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से मैं करूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2018 में एलपी और टेक्नीशियन का, क्योंकि मैंने खुद ही क्वालिफाई करा था। तो आपको पूरी गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूंगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े। दूसरी बात है दोस्तों कि एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आए हुए करीब करीब 5 साल हो गए हैं, और जब भी एलपीओ टेक्नीशियन की वैकेंसी सामने आने वाले कुछ महीनों में जब आएगी तो बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर्ड रहें, और बाकी सब जितने जो गाइडेंस एलपीओ टेक्नीशियन से जुड़े होंगे, मैं आने वाले कई वीडियो के माध्यम से आप लोग को देते रहूंगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि सालों सालों की मेहनत पानी में चली जाती है। आपको भी पता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रेलवे को लेकर, मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा। दोस्तों, इस बार जो ग्रुप डी के वैकेंसी जो आए थे और जिनका 19 में नोटिफिकेशन आया था, और अभी जो सिलेक्शन हुआ डीबी हुआ, उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को अलग अलग तरह के प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े थे डीबी के समय। उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को कुछ अलर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि 2018 में भी इस तरह के प्रॉब्लम हुए थे। सबसे पहले आप लोग थंबनेल के माध्यम से जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग मेनली जानेंगे कि हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज सालों की मेहनत भी बेकार जा सकती है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट एएलपी या टेक्नीशियन या किसी भी अदर एग्जाम के लिए भी अगर तैयारी करते हैं, तो आप लोग अपना एक करंट का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज कुछ समय के लिए ही वैलिड होते हैं। तो दूसरी बात है कि जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था और उसका जब डीबी चल रहा था, तो बहुत सारे ऑफिसरों ने अलग अलग जगहों पे डिमांड किया कि जब नोटिफिकेशन आया था उस समय का आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दें। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना झेलने पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। दूसरी बात है कि इस बार ये भी हो सकता है कि जब रेलवे का नोटिफिकेशन आए तो आपको उस समय आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाए, इसलिए आप लोग पहले से बनवा करके रेडी रहें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग को जो ध्यान देना है कि जब आप फॉर्म भरें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पर जरूर ध्यान दें, नहीं तो नौकरी लेना पड़ेगा मुश्किल। मैं ये बात इसलिए लिखा हूँ दोस्तों कि कई कई बार क्या होता है कि फ्रेंड किसी और के माध्यम से अपना काम करवाते हैं, यानी कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं किसी एजेंट के थ्रू या किसी अपने कलीग के थ्रू या किसी गार्जियन के थ्रू या किसी फ्रेंड्स के थ्रू। तो मैक्सिमम टाइम वो लोग कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर्म फिलअप करते समय कर देते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड और कैंडिडेट्स को देख चुका हूँ कि इस तरह के मिस्टेक्स उनसे हुआ है। तो आप लोग अपना जब फॉर्म फिलअप करें या करवाएं, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट रह करके, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका सब कास्ट का स्पेलिंग या किसी भी तरह का कोई मिसमैच होता है, दूसरी बात है कि कौन सा कास्ट का क्या सब कास्ट होता है, इस पर भी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेटों को डीबी रद्द किया गया है और उनको पेंडिंग में रखा गया है रेलवे में, अभी तक मैं जो देख पाया हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप अलर्ट रहें। नेक्स्ट आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड नंबर, कि जब जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उस टाइम भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देने होंगे कि आपके कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में स्पेलिंग कुछ और रहता है, डीओबी कुछ और रहता है, और आप फॉर्म अप्लाई करते समय स्पेलिंग कुछ और दे देते हैं, जिसमें आपके मतलब जो पिताजी हैं यानी फादर हैं, उनका भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस तरह के अगर स्पेलिंग मिसमैच होते हैं तो आपको समस्याएं झेलने पड़ सकते हैं डीबी के समय। तो दोस्तों, अगर सभी प्रकार की समस्याओं से बचना है तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान जरूर देना होगा, यहाँ तक कि आप वहाँ पे प्रेजेंस रह के अपना फॉर्म फिलअप ध्यान से करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो इस बार एलपी और टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के जॉब में इस चीज़ पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और आपका अपना आई का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पता है, तो आप इसको अभी जा करके चेक कराएं और अभी पता कर लें, क्योंकि जब एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस अपने मेडिकल के अकॉर्डिंग दीजिएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट नहीं जानते अपने आँख, उनको लगता है कि मैं तो नॉर्मल देख पाता हूँ, सही है, सब कुछ चीज़ें सही है, लेकिन जब आँख चेकअप होता है तो पता चलता है कि किसी आँख का पावर कुछ है, किसी आँख का पावर कुछ है, या आँख में किसी तरह के इश्यूज हैं। इसलिए आप अगर अपने जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं कि बाद में कोई दिक्कतें ना आए मेडिकल को लेके, तो आप अभी एक बार मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। कुछ मामूली से अमाउंट जो भी लगेंगे आप जरूर कराएं, क्योंकि इसके वजह से भी आपका सालों का मेहनत बेकार जा सकता है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, A1 है, तो आप एलपी को पहला प्रेफरेंस में रख सकते हैं अगर आपका ड्रीम जॉब है एलपी बनना, क्योंकि उसमें तो मैंडेटरी है कि आईटीआई वालों के पास ऑप्शन होता है एलपी और टेक्नीशियन दोनों का, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा किए रहते हैं और बीटेक किए रहते हैं, तो इनके पास मात्र एक ऑप्शन होता है लोको पायलट और
लोको पायलट। इसके बाद से कुछ वैकेंसीज एचएस पे भी होती हैं, यानी कि 12 क्लास पे भी होती हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन अगर वो एएलपी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं तो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक करा लें, क्योंकि एएलपी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 लगता है, यानी आपका पावर आंख का बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपका आई कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना जो प्रेफरेंस है उसमें टेक्नीशियन को पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर आप आईटीआई किए हैं तो दोस्तों इस तरह से आप इस बात पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बाद में जा करके रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए आपको बहुत अफसोस होगा, क्योंकि आप सालों से अगर मेहनत इसके लिए कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी गलतियों से आप जरूर बचें। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन से दूर कर देंगी या बाद में बहुत तरह के अफसोस और समस्याओं से आप घिर जाएंगे। दोस्तों पांचवी और जो लास्ट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान दें कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप खुद भरें या जब अप्लाई करें तो वहाँ प्रेजेंट रहकर फॉर्म फिलअप करें या करवाएं, क्योंकि दोस्तों कई कई बार क्या होता है कि हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्पेलिंग कुछ और होते हैं, आईडी कार्ड में कुछ और होते हैं, और जब हम फॉर्म अप्लाई करने के लिए अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं या किसी साइबर वाले कैफे वालों को दे देते हैं या किसी और कलीग को दे देते हैं, तो वो लोग स्पेलिंग मिस्टेक टाइप करते समय कर देते हैं। इसीलिए आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करें तो अपने स्पेलिंग जो है उससे जरूर मैच करवा लें 1 से 2 बार, और उसके बाद तब जा करके फाइनल सबमिट करें, क्योंकि कई कई बार क्या हुआ है कि स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ही आपका बहुत सारे जगहों पे जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपका आईडी से मैच कराया जाएगा, उस समय भी आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि और सारे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, मैं आने वाला समय में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहूँगा। दूसरी बात है दोस्तों कि जब एक जो चार्ज लगता है, एग्जाम फीस जो लगता है एप्लीकेशन का, उसका जो फी है उसका पेमेंट आप अपने अकाउंट से करें या अपने गार्जियन या पेरेंट्स के अकाउंट से ही करें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जो कुछ पैसा फी रिफंड आता है रेलवे का, रेलवे ने पहले एप्लीकेशन फीस जैसे 19 में नोटिफिकेशन आया था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें 500 लिए थे, जो कहे थे कि 100 और बाकी पैसे 400 बाद में हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह के जो रिटर्न के समस्याएं हैं कि आपके पैसे आप ही के अकाउंट में आए, तो आप अपना अकाउंट उस समय अपना अकाउंट ही जरूर दें। दूसरी बात है दोस्तों कि इन सब बातों को ध्यान में आप जरूर रखें, क्योंकि अगर ये बातें भले ही छोटी दिख रही हैं आपको, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। ये बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रेशर से गुजरना पड़ेगा और आप बहुत मेंटल डिस्टर्ब में पड़ जाएंगे। बाकी रेलवे और टेक्नीशियन यानी एलपी और टेक्नीशियन की किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लोको पायलट को लेकर या टेक्नीशियन को लेकर, मैं वो पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ इस चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।